नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास और गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, अगर इनके बारे में आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो ये एक आधुनिक भारत का एक ब्रीफ हिस्ट्री हो जाती है। क्योंकि ये गवर्नर जनरल जो हुए, इनके कार्यकाल में कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन सारी चीज़ों का एक ये ब्रीफ में पूरी हिस्ट्री है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि ये आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय वो पुर्तगालियों को जाता है। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। और 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। तो ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके तैयार हो रहे हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको ज़रूर देखना है। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। बंगाल गजट ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। निकाला कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया भारत में? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ऐसे जो है आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें जो है आप पुर्तगालियों को लगाएंगे। अब बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु जो बंगाल गजट था वो सरकार की आलोचना थोड़ा सा कर दिया कंपनी की, इस कारण जो है उसका प्रेस जो है वो जब्त कर लिया गया था। आपको ये भी चीज़ें जानना है। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बकिंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। बकिंघम ही पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बकिंघम पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप जो है वो उसी की देन है। किसकी? बकिंघम की। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट के नाम से जो है वो निकाला गया। तो बंगाल गजट जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो सबसे पहले प्रकाशन किए, और अंग्रेजी में 1816 ईस्वी में जो कलकत्ता में निकाले, ये गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट के नाम से निकाला गया। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट, इसका आपको डेट याद रखना है। 1933 ईस्वी में ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। 1933 में पूना के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया था। तो ये पत्रिका जो है साप्ताहिक थी। अब पत्रिकाओं में आपको देखनी है कि पत्रिका किसने निकाली, किस सन से शुरू हुआ, और पत्रिका का नाम क्या था, और पत्रिका की भाषा क्या थी, वो साप्ताहिक था कि दैनिक था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इतने में से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया, जो दैनिक था। ठीक है, डेट याद रखना है। 1920 में लाला लाजपत राय ने उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। यह कैसा था? दैनिक था। तो नॉर्मली पूछा जाता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे वंदे मातरम जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला, तो लाला लाजपत राय ने।
कब शुरू हुआ? 1920 से। किस भाषा में था? तो उर्दू में। यह साप्ताहिक था कि दैनिक था? तो आपको क्या बताना है कि यह दैनिक था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में दी पीपुल नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे। तो एक दैनिक था वंदे मातरम और एक दी पीपुल था, वो अंग्रेजी में था और वो साप्ताहिक था। तो ये दो पेपर आपको जो है ये याद रखने हैं इनके आगे। और देखा जाए 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो सैन फ्रांसिस्को से जो एक गदर पत्र आता है, इसका पहला अंक किस भाषा में आता है? उर्दू में। तो यही चीज़ें आपको याद रखना है। लैंग्वेज, भाषा और लैंग्वेज, भाषा और लैंग्वेज नहीं, पत्र का नाम और जो है भाषा याद रखना है। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुरमुखी भाषा में प्रकाशित होता था, यानी 3 भाषाओं में। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना था। लॉर्ड ब्लेजली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू की थी। प्रेस सेंसरशिप जो है सर्वप्रथम लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 ईस्वी में लागू की थी। इसने समाचार पत्रों के प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। तो ब्लेजली ने जो है वो प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? फिर इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। ठीक, अब आगे जो है वो कुछ लिस्ट दिया गया है समाचार पत्र और पत्रिकाओं का। तो ये इधर प्रकाशन वर्ष दिया है, इधर पत्र पत्रिका दिया है, इधर संस्थापक दिया है और ये कहाँ से निकला ये दिया है और उसकी भाषा क्या थी वो दिया है। तो यही आपको 5 चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। जैसे कि पहला 1780 ईस्वी में बताया ही, बंगाल गजट जे हिक्की, कहाँ से? कलकत्ता से, और लैंग्वेज क्या थी? अंग्रेजी। फिर दिग्दर्शन, अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी और सारा आप लोग देख लीजिएगा। 1821 में संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में, इसकी भाषा क्या थी? बंगाली। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये भी कलकत्ता से निकला, ये फारसी में थी। हिंदू पैट्रियाट, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ये भी कलकत्ता से, ये क्या थी? अंग्रेजी। तो राजा राम मोहन राय की 2 फेमस हैं, एक संवाद कौमुदी और एक मिरातुल अखबार, दोनों कलकत्ता से निकले। बस आपको ध्यान रखना है कि जो संवाद कौमुदी थी वो बंगाली में थी और जो मिरातुल अखबार थी वो किस में थी? फारसी में थी। हिंदू पैट्रियाट भी बहुत फेमस है, हरीशचंद्र मुखर्जी का नाम इसमें ज़्यादा आता है और वो अंग्रेजी में था। फिर आगे सोम प्रकाश, इसका भी बहुत नाम आता है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये भी कलकत्ता से निकला और भाषा क्या थी? बंगाली। तो जो कलकत्ता से निकल रहे हैं खास करके उनकी भाषा बंगाली ही है, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी। और जैसे एक मिरातुल अखबार, तो मिरात उल, यानी कि इसके नाम से ही लग रहा है कि यह जो है एक इस्लामिक या फिर एक उर्दू टाइप का नाम ही लग रहा है, तो ये फारसी में हो जाएगा। बाकी हिंदू पैट्रियाट, तो पैट्रियाट ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, तो यानी इसका भी लैंग्वेज क्या होगा? अंग्रेजी होगी। सोम प्रकाश, तो ये कलकत्ता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था, तो ये बंगाली में है। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने कलकत्ता से निकाला था, ये भी अंग्रेजी में था। टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, ये आज भी पेपर चलता है, अंग्रेजी प्रेस, बम्बई, ये अंग्रेजी में निकलता है।
अमृत बाजार जो पत्रिका थी वो मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने निकाला था कलकत्ता से, और ये भी बंगाली लैंग्वेज में है। बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता से, और ये भी बंगाली में था। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है केसरी, एक केलकर ने बम्बई से मराठी में निकाली थी। इंडियन ओपिनियन ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो गांधी जी ने निकाली थी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी में। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको इंडियन ओपिनियन याद है महात्मा गांधी तो प्लेस पूछ लेता है कि गांधी जी की कौन सी पत्रिका जो है भारत के बाहर की है, तो भारत के बाहर प्रकाशित किया यानी कि अफ्रीका में, तो अफ्रीका हो गया। लैंग्वेज क्या था, हिंदी था कि इंग्लिश था, तो आपको एक तो ये दक्षिण अफ्रीका से निकाले इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडियन ओपिनियन तो इससे लग रहा है कि ये इंग्लिश वर्ड है बिल्कुल, तो अंग्रेजी में आप इसे गेस कर सकते हैं। उसके बाद एक गदर 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से निकाला था अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, जो भी आपको पीछे बताया। और इसमें देखेंगे एक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट का था, दोनों बम्बई से और दोनों ही अंग्रेजी में। इंडिपेंडेंट एक मोतीलाल नेहरू का, इलाहाबाद अंग्रेजी। नवजीवन पत्रिका ये गांधी जी की है, और यंग इंडिया गांधी जी की, हरिजन गांधी जी की। ये तीनों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक अहमदाबाद एक पूरे लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी भाषा। तो नवजीवन था वो अंग्रेजी में, और यंग इंडिया वो अंग्रेजी में, और हरिजन वो हिंदी में। तो हाफ है हरिजन हाफ है हिंदी, आप इसे दिमाग लगा सकते हैं। बाकी यंग इंडिया, तो यहाँ भी क्या आ गया, यंग मतलब इंग्लिश वर्ड है। यंग क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ये अंग्रेजी में है। और अभी जो ऊपर आपको बताया इंडियन ओपिनियन, तो ओपिनियन भी एक इंग्लिश वर्ड है, यानी गांधी जी की वो भी जो पत्रिका थी वो किस में थी, अंग्रेजी भाषा की। लेकिन उसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण थी कि वो भारत के बाहर यानी कि अफ्रीका में थे, तभी जो है उसका प्रकाशन अफ्रीका में करवाए थे। तो इंडियन ओपिनियन हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया और हरिजन हो गया। इन चीज़ों को आप ध्यान जरूर रखे रहिएगा, यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही करके पूछी जाती हैं। तो समाचार पत्रों का जो है हम लोगों ने इतिहास देखा, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ से क्या शुरू हुआ, और एक लिस्ट हमने देखी समाचार पत्रों की जो महत्वपूर्ण थे। लैंग्वेज क्या है, कहाँ से प्रकाशित हुए और प्रकाशित करने वाला कौन था। अगला अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल वाला हम लोग चैप्टर देखेंगे, ये कुल मिलाकर के एक प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री का एक ब्रीफ में आपको चीज़ें इसमें से मिल जाती हैं। जैसे कि अब जितने भी गवर्नर जनरल हुए शुरू से लेके आखिरी तक, उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, अगर इन सभी चीज़ों की हम एक लिस्ट बाकायदा तैयार करते जाते हैं, और वही इसमें हुआ भी है, तो हमें पूरी मॉडर्न इंडिया की एक शॉर्टकट में सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गवर्नर जनरल में सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो इनका 2 कार्यकाल था, एक कार्यकाल 1757 से 60 तक और दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक होता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का। तो अब इसमें चीज़ें याद रखनी है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर था। 1765 में अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे एवं शाह आलम के साथ, शाह आलम द्वितीय ये कौन था, मुग़ल सम्राट था,
इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में। हम जानते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद। तो बक्सर युद्ध में 3 लोग मिल करके लड़े थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के पूर्व जो थे वो मीर कासिम। ठीक है, तो ये बंगाल के नवाब, ये तीनों लोग जो है वो मिल करके लड़े थे। ठीक है, हार गए थे। हारने के बाद जो है एक अवध के नवाब के साथ संधि हुई थी इलाहाबाद की, और एक जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि प्रथम और द्वितीय 1765 के नाम से जाना जाता है। तो वही है, 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। मुग़ल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 में कंपनी को दे दिया था। तो बक्सर का युद्ध, इसके पहले एक प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो है बंगाल पे अधिकार हो गया। उसके बाद जब ये बक्सर का युद्ध होता है तो उसे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन सब की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बड़े एरिया पर जो है वो कंपनी का अधिकार बन जाता है बक्सर युद्ध के बाद में। फिर 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। अब बंगाल में जो द्वैध शासन होता है, द्वैध शासन यानी कि प्रशासनिक कार्य जो है वो नवाब के हाथों में था, और जो वित्तीय वाला सारा काम था वो कंपनी के हाथों में था। तो 2 बॉडी द्वारा जहाँ पे शासन होते हैं वहाँ पर द्वैध शासन। 1766 में इसकी घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का जो है कार्यकाल रहा, बंगाल का पहला गवर्नर। और बक्सर युद्ध के बाद जो है वो शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से संधि करता है। मोहम्मद शाह आलम से जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त होता है। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ होता है। तो ये 2-3 चीज़ें इसकी मेन हैं। अगला वारेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 से 85 के मध्य में। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, क्लाइव क्या था, ओनली गवर्नर था, जो कि बहुत पहले से बनते आ रहे थे। अब जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग ने मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की पेंशन वो बंद करवा दी थी। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा ज़िले को मुग़ल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया था। ठीक, ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ। तो 1773 की जो बनारस की संधि हुई थी शुजाउद्दौला के साथ, उसी में जो है ये तय किया गया कि जो है इलाहाबाद का जो कड़ा ज़िला है वो मुग़ल बादशाह से लेकर के 50 लाख रुपए में जो है किसको दे दिया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया था। आगे देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे।
कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। तो कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। अगर कलकत्ता के बाहर के जो विवादों का निपटारा करना होता था तो इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति वो आवश्यक होती थी। अगर दोनों पक्ष सहमत होते थे तो सुनवाई की जाती थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में संपन्न हुई, जो कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियोज में देखा। 1781 में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, डायरेक्ट यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ामों में डायरेक्ट ये पूछा गया है कि एक मदरसे की स्थापना कौन करवाया था, तो वारेन हेस्टिंग ने। इसी के समय में ही 1732 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और इसी के समय में 1784 ईस्वी में ही द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। तो इतनी सारी पॉइंटें जो है वो आपको वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानना है। ठीक, द्वैध शासन को समाप्त किया था। और रही बात द्वैध शासन की, तो थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देते हैं। द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें भी जो है द्वैध शासन का पूरा जो है वो प्रावधान था। तो इसको जो है द्वैध शासन समाप्त किया था, तो द्वैध शासन से पसंद भी नहीं था। और इस एक्ट के द्वारा जब फिर से द्वैध शासन लाया गया तो इसने क्या किया? इस्तीफा दे दिया और कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। और जब वहाँ पर गया तो इस पर क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, महाभियोग। तो ये भी याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था। किसके कारण? इसी के कारण। तो बाकी और सारी चीज़ें हैं, एक बार आप लोग इसे रिवाइज फिर से कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगी। अगला कॉर्नवालिस आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम, जो कि इससे पहले नहीं था, उसको भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, जिसे कि कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, का निर्माण करवाया। और ये क्या थी? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जो है वो आधारित थी। यानी इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और इसी कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने क्या किया? जिला कलेक्टर से जो उनकी न्यायिक और फौजदारी शक्ति थी उसको क्या किया? वापस ले लिया। अब उनके पास केवल जो है राजस्व संबंधी अधिकार ही रह गया था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नया पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामलों को देखता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हम गोला करते जा रहे हैं उसको जो है आप खास करके देखते रहिएगा। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति क्या कर दी? बंद कर दी।
तृतीय मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के शासनकाल में हुआ था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली बंगाल बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा और 1/11 भाग जमींदार जो है अपनी सेवाओं के लिए वो अपने पास रखते थे। तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। उसके बाद जानफोर आते हैं। जानफोर के समय ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया था। ये तटस्थ नीति के पोषक थे। तटस्थ मतलब कि किसी के तरफ ना रहना, ना ही इस तरफ और ना ही उस तरफ। यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो जानफोर ने। ये क्वेश्चन आपका एक बहुत आराम से बन सकता था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था और किसी भी मामले में इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। लॉर्ड ब्लेजली आते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1798 से 1805 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली जो फेमस हुआ वो सहायक संधि के कारण सबसे ज़्यादा फेमस है। सहायक संधि, इनकी जो नीतियां थी उसका लक्ष्य था कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की जाए। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी क्या करती थी कि अपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी जो है वो नियुक्त किया जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ब्लेजली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग वो जो है वो डुप्ले ने भी किया था, जो फ्रांसीसी था, आप जानते ही हैं, पीछे बताया गया वीडियो में। सहायक संधि करने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद के निजाम थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ब्लेजली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात जो है इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया था ब्लेजली ने। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फ्रांस के शाह के दरबार में भेजा था। लॉर्ड ब्लेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने। किसके लिए? जो नागरिक सेवा में भर्ती किए जाते थे युवक, उनको प्रशिक्षित करने के लिए। जैसे आजकल लवासना है जिसमें जो IAS वाले जाते हैं प्रशिक्षु, उसमें प्रशिक्षित करने के लिए। ब्लेजली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के नाम से फेमस हुआ। आगे देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यह इसका दूसरा कार्यकाल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः लौट करके आया, लेकिन 3 माह बाद ही गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इसकी कब्र भी बनी हुई है गाजीपुर में। उसके बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं। इसने हस्तक्षेप नीति का कड़ाई से पालन किया जो जानफोर ने किया था। इसी के समय में होलकर के साथ संधि हुई, राजपुर घाट की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में समाप्त हो गया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं 1807 से 1813। 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 जो है वो पारित हुआ था। इसी ने बुंदेलखंड नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया था लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। इसके बाद आता है
लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक कार्यकाल रहता है। हस्तक्षेप नीति का अंत कर दिया इसने और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और गोरखा युद्ध भी लड़ा गया। इसी ने पिंडारियों का दमन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पिंडारियों का दमन किसने किया। तो लॉर्ड हेस्टिंग एक सबसे आगे हैं वारेन हेस्टिंग्स और ये दूसरा होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन दोनों में अंतर भी आपको जानना है, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग्स में। जॉन मिलकाम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी, यानी कि पिंडारी और मराठा शिकारी ये जो है शिकारी कुत्तों की तरह हो जाते हैं। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि, 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई थी। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, पिछले वीडियो में आपको ये सारी व्यवस्थाएं आपको बता दी गई हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं। नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लीजिए। तो इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? जो गवर्नर था थॉमस मुनरो के काल में हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एम्स्टर्ड। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें बर्मी सेनाएं पराजित हुईं और 26 में दोनों के मध्य यानडूब की संधि हुई। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके समय में 1824 में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्ट, जिसका कारण था कि भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार करना, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस समय समुद्र पार जाना जो है ये अपने धर्म के विरुद्ध है, पाप समझते थे। तो यानडूब की संधि और बैरकपुर छावनी में जो है विद्रोह, बर्मा ना जाने से इनकार करना, तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड एम्स्टर्ड के समय में हुआ था। अगला जो सबसे और भी महत्वपूर्ण होता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक कार्यकाल रहता है। तो विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स बना, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जो प्रांतीय न्यायालय था और दौरा न्यायालय था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर जो है संभागीय आयुक्त जो है नियुक्त कर दिया। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गईं। बेंटिक ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति इसका एक प्रशंसनीय कार्य था। इसकी समाप्ति के लिए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर दिया और विधवाओं के जलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में ठगी प्रथा जो देश के विभिन्न भागों में फैली थी, इसकी समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमन, ये आपको जानना है, इम्पोर्टेंट है, तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक जो है ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और जो शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा वो क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई। यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया और उच्च स्तरीय प्रशासनिक भाषा वो भी अंग्रेजी हो गई। अगला सर चार्ल्स मेटकाफ समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि
इससे पहले जो तमाम समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे वो इसने क्या किया, समाप्त कर दिया था। इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता तो चार्ल्स मेटकाफ को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे परीक्षाओं में ये डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। अगला लॉर्ड ऑकलैंड। इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी वह था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी। यानी कि इससे पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले ने अंग्रेजी कर दी थी, अब क्या कर दिया कि प्रादेशिक भाषा रखी। ठीक है। 1839 में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया, यानी कि जीटी रोड के निर्माण की जो है शुरुआत ऑकलैंड ने की थी। लॉर्ड एलनबरो आता है, जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय। तो सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड एलनबरो। अगला लॉर्ड हार्डिंग। भारत में इसका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए स्मरणीय है, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा जो नर बलि देने की कुप्रथा थी उसको जो है समाप्त कर दिया, जो कि एक महान उपलब्धि थी लॉर्ड हार्डिंग की। खोंड जनजाति, आगे हम लोगों ने जब जनजातीय आंदोलन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था, नर बलि देने की प्रथा थी उसको जो है समाप्त कर दिया था कौन, लॉर्ड हार्डिंग ने। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगाया। अगला लॉर्ड डलहौजी, जो कि फेमस है। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है वो डलहौजी की पहली सफलता थी। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। जिसने कहा था, ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। इसी समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित किया और लोअर बर्मा और पेंगू पर जो है वो अधिकार कर लिया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम राज्य हड़प नीति कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो ब्लेजली का जो नीति था सहायक संधि, उसके लिए उसको याद किया जाता है, और डलहौजी का क्या था, राज्य हड़प नीति, इसके लिए इसको याद किया जाता है। तो इसने तत्कालीन भारतीय जो रजवाड़े थे उनको 3 भागों में बांटा था। पहला भाग वो था जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे और ना ही किसी को कर देते थे, वो बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। और दूसरे में वे रजवाड़े आते थे जो मुग़ल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेज़ों के अधीन थे। उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेज़ों की अनुमति लेना आवश्यक था। और तीसरे में वो भारतीय रियासतें आती थीं जो अंग्रेज़ों की बदौलत जीवित थीं, इनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। तो 3 प्रकार के थे, जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे वो गोद ले सकते थे, ठीक। और जो पहले मुग़ल सम्राट और पेशवा के नियंत्रण में थे लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के अधीन आए, उनको अंग्रेज़ों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और फाइनली तीसरे नंबर जो अंग्रेज़ों के बदौलत ही थे, उनको तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं था, यानी वो अपने में बिल्कुल मिलाना चाहते थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति का जो सर्वप्रथम शिकार हुआ वो सतारा हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति का जो पहला शिकार हुआ, पहला राज्य, वो सतारा हुआ। सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय कर दिया गया। 49 में फिर जैतपुर और संबलपुर को मिला लिया गया।
1850 में बधात को मिला लिया गया, 57 में उदयपुर को, और 53 में झांसी को, और 54 में नागपुर का विलय जो है वो किया गया। ठीक है, चलिए 1853 में इसने हैदराबाद के निज़ाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उससे जो है बरार छीन लिया, बरार। 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जो कि बहुत फेमस है। अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके मिला लिया था। ये जो है 1857 की क्रांति का भी एक कारण बनता है, जो कि मैंने बताया था। यहाँ के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनको 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके वो कलकत्ता निर्वासित कर दिया। डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए राज्य थे उनकी एक सूची बनी है, वो आप लोग देख लीजिए। सतारा 48 में, जैतपुर संबलपुर 49 में, बधात 50 में, उदयपुर 51 में, झांसी 53 में, नागपुर को 54 में और करौली को 55 में मिलाया गया, और 56 में अवध को जो है कुशासन का आरोप लगा करके मिला लिया गया। तो एक लिस्ट है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि किसको कब मिलाया गया तो ये आपको मदद करेगा, लेकिन जब पहले याद किए रहेंगे तब। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है ये एग्ज़ाम में आया गया है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके समय में बनाई गई, तो इसी के समय में, डलहौजी के समय में। रेलवे का विकास जो है इसके प्रयासों का प्रतिफल है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही महाराष्ट्र में 1953 में बम्बई से ठाणे जो है प्रथम रेलगाड़ी वो चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे कब 1953 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। डाक सुधार के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की इसने नियुक्ति की थी। डलहौजी ने पृथक रूप से पहली बार जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की थी। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुईं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। सार्वजनिक निर्माण विभाग तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के समय में। डाक सेवा का विकास तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। राज्य हड़प नीति तो लॉर्ड डलहौजी। इतनी चीज़ें आपको इसकी याद रखनी है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आता है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हो गया, जिससे जो है जो शासन था वो पूरी तरीके से कंपनी के हाथों में से निकल गया और ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। तो अब जो है जो गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया, वायसराय हो गया। 1857 का जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था वो इसी के समय में ही हुआ था। भारत का पहला विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में, बाद में बम्बई में और मद्रास में भी स्थापित किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित जो भारतीय दंड संहिता 1858, उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ जो है ये फिर 1861 में इसे लागू कर दिया गया। 1861 में। तो आज भी हमारे यहाँ जो भारतीय दंड संहिता है 1861 वही चल रहा है, ठीक है, 1861 वाला। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो कैनिंग के समय में ही आया,
जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई थी। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 59 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता, तो आईपीसी एंड सीआरपीसी, ये क्या है, भारतीय दंड संहिता यानी कि जिसे हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड कहते हैं, और ये है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल पेनल कोड। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता और सिविल प्रक्रिया दंड संहिता ये दोनों जो है इसी के ही समय में लागू हुआ था। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट यानी रुपए का प्रचलन किया था। तो अगर ये भी एक शानदार क्वेश्चन बन गया कि रुपए का प्रचलन किसने किया था, तो कैनिंग ने। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पास किया था। सार्वजनिक सुधारों के तहत इसने रेलवे लाइनों, सड़कों और नहरों का निर्माण कराया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, 1861 में हाई कोर्ट एक्ट जो है पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय बनाए गए। कहाँ? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय बनाए गए। इसने भारत में दास प्रथा को वो गैर कानूनी बनाया। तो इस प्रकार कैनिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, उसको आप लोग जो है नोट करिए और जो है 2-3 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन 1862-63 में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावियों का आंदोलन का दमन। तो बहावी आंदोलन, इसके पहले वाले 2 वीडियो छोड़ करके पहले वाले दूसरे वाले में देखेंगे तो आपको मिलेगा, आप वहाँ पे बहावी आंदोलन के बारे में देख लीजिए। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो है प्राप्त हुआ और 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई, यानी लॉर्ड एल्गिन समाप्त हो गए। अगला फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें भूटान पराजित हुआ और अंततः दोनों के बीच में संधि हो गई। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है वो शुरू हुई। तो भारत के बीच जो है पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो वो सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में शुरू होता है। फिर आता है लॉर्ड मेयो। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत ये महत्वपूर्ण है और इसने बजट घाटे को कम किया और आयकर की दर 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। और ये जो महत्वपूर्ण है किस काम के लिए, 1871 में भारत में पहली बार जनगणना जो है किसके काल में हुआ था, तो मेयो के शासनकाल में हुआ था। यह प्रायोगिक जनगणना थी, बाद में रिपन के काल में 1881 से यह क्या हो गई, नियमित हो गई 10-10 साल पे। इसने बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी थी और इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की जो है वो स्थापना हुई थी। 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा जो है वो चाकू मार करके हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या जो है इसी के कार्यकाल के दौरान इसके ऑफिस में की गई। ठीक है, तो चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी गई। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है आपका तैयार है। अगला नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 तक। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ। बंगाल, बिहार में जो है भयानक अकाल भी पड़ा
1873 में इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। यानी जो अनावश्यक कर हैं उनको हटा दिया जाएगा और अनावश्यक जो वैधानिक कार्य हैं या कार्यवाहियां हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इसने अफ़गानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का पालन किया। इसी के समय में सुएज नहर खुल गई। सुएज नहर खुलने से जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है व्यापार में जो है वो वृद्धि हो गई। पहले जो है वो पूरी दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी पॉइंट है जिसे केप ऑफ गुड होप कहते थे, वो पूरा घूम करके उधर से आना पड़ता था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। इसी के समय में 1876-78 में भारत में जो है वो भीषण अकाल पड़ गया और सबसे अधिक प्रभावित जो हुए वो मद्रास हुए, बम्बई हुए, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। इसी के समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे कि भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी भारतीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र जो है वो प्रतिबंधित नहीं होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, किसके समय में पारित हुआ? तो लिटन के समय में। और इसका जो मेन था कि भारतीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। इस एक्ट को एस बनर्जी ने कहा कि आकाश से होने वाला वज्रपात है ये, ठीक है, एस बनर्जी ने। इसी के समय में जो चर्चित इल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय, लगता है ज़्यादा बढ़ गया, बैक आ जाते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को एस बनर्जी ने क्या कहा? आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसी के समय में जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 19 कर दी गई। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय में जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा करके 19 कर दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश से रोकना, ठीक है। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। तो इतनी सारी बातें जो है वो लिटन के समय में हुई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। तो इसने ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला फैक्ट्री एक्ट किसके शासनकाल में आया? तो रिपन के शासनकाल में। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वो स्थानीय स्वशासन, बहुत फेमस है। स्थानीय स्वशासन के लिए जो है लॉर्ड रिपन जो है वो बार बार जो है याद किया जाता है। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था कि जिससे आगे चल कर के जो भारतीय हैं वो अपना शासन स्वयं संभाल सकें। चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक जो है 1853 में रिपन के समय में ही प्रस्तुत किया गया था। इल्बर्ट बिल विधेयक क्या था कि जैसे यहाँ जो न्यायालय था उसमें भारतीय न्यायाधीश भी थे और ब्रिटिश न्यायाधीश भी थे। तो जो ब्रिटिश वाले न्यायाधीश थे वही केवल ब्रिटिश लोगों के केस जो है वो सुनते थे। भारतीय जज जो थे वो ब्रिटिशों के केस नहीं सुनते थे। तो इल्बर्ट बिल में ऐसा कर दिया गया कि अब भारतीय जज जो हैं वो भी जो है ब्रिटिश के केसों को सुनेंगे। इससे जो है जो गोरे थे वो पूरा विद्रोह पर उतर आए कि अब ये लोग जो है हमारी सुनवाई करेंगे। उन्हें ख़राब लगा तो काफ़ी विरोध हुआ और इसके बाद जो है रिपन ने इस्तीफा दे दिया। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही जो है वो त्यागपत्र दे दिया।
इसने नगरों में नगर पालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में प्रायः कहता था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, न कि मेरे शब्दों से। तो एक चीज़ आपको और एडिशनल जानकारी बता दें कि भारत में जो सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था वो रिपन ही था, ठीक है। और जो सबसे खतरनाक वाला था यानी सबसे अलोकप्रिय, उसे लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, जिसने जो है बंगाल का बंटवारा कर दिया था। तो ये भी एक फैक्ट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड डफरिन आता है, एक काम के लिए फेमस है। किसानों के हितों की रक्षा की। शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें बर्मा पराजित हुआ। डफरिन ने बर्मा जीतकर अंग्रेजों में मिला लिया। 1886 में अवध, 87 में पंजाब टेनेसी एक्ट पारित किया। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया। और जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था वो 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। किसने की, तो A.O. ह्यूम ने की। कब की, तो 1885 में की। इतने सारे क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयासों से 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई और इसका नाम क्या हो गया, डूरंड रेखा हो गया। इसी के समय में दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में, पहला वाला रिपन के समय में आया था, जिसके तहत अब दूसरे वाले के तहत क्या कर दिया गया कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो डूरंड रेखा का जो निर्धारण किया गया किसके समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। अगला जो आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसके समय में 1895-98 के मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में भी अकाल पड़ा। इसके समय में 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 86 में इसी के समय बम्बई में प्लेग फैला। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और इसी के समय में मुंडा विद्रोह भी हुआ था। अब आता है लॉर्ड कर्जन, जो कि अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय गवर्नर जनरल। कार्यकाल 90 से 105। इसी के समय में अकाल पड़ा और कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया। 1901 में सरकालीन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। 7 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण काम एक इसका है, पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी जिसे कहते हैं CID की स्थापना कर्जन के समय में वो हुई थी। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और 4 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। 99 में भारतीय तंकड़ तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और इसका मूल्य जो है 15 रुपये निर्धारित किया गया कि 1 पौंड बराबर 15 रुपये। ठीक। कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण ही 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण था 1905 में बंगाल का विभाजन, जो काफ़ी चर्चित और काफ़ी जो है भयानक था। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल और रेलवे बोर्ड का गठन किया।
तो एक रेलवे बोर्ड और सबसे ज़्यादा जो चर्चित है इसके समय में वो बंगाल का विभाजन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905-10 में। इसी के समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बहुत फेमस है। सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदीराम बोस को फांसी इसी के समय में दिया गया। और 1909 वाले एक्ट में, जिसे हम पार्लियामेंट्री सुधार कहते हैं, एसपी सिन्हा को वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। तो 3-4 पॉइंट हैं और ये चारों पांचों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आता है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जॉर्ज पंचम जो है भारत आते हैं और 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है। और वहीं जो है घोषणा किया जाता है कि जो है भारत की राजधानी दिल्ली में हस्तांतरित कर दी जाएगी, कलकत्ता से अब दिल्ली जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये घोषणा कब किया गया? 11 में। और इसी के समय ही फिर 12 में जो है वो दिल्ली राजधानी बन गई। ठीक। और जो एक महत्वपूर्ण काम होता है, गदर आंदोलन का प्रारंभ इसी के समय में होता है और डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम जो है इसी के समय में ही पारित होता है। 1915 से ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 के इसी समय में प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हुई। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तो किसे? हार्डिंग को। ठीक। चलिए आगे इसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 1916 में इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916, तो ये डेट याद रखिए, एग्जाम में आता है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ, जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ समझौते हुए। इसी के समय में 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और इसी के समय में ही शिक्षा पर फैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई। और सबसे महत्वपूर्ण चेम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट इसी के समय में पारित हुआ था, जिसके विरोध में ये सब जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में इसी के समय में हुई। 1920 में इसी के समय में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है वो पहला अधिवेशन हुआ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब आता है लॉर्ड रीडिंग। तो इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर जो मोपला विद्रोह हुआ था वो इसी के समय में हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हम लोग जानते हैं, जो इसी समय में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। रीडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1924 में कांग्रेस में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। अगस्त 1925 में जो काकोरी डकैती कांड होती है, ये भी रीडिंग के समय में ही होती है। तो मोपला विद्रोह, चौरा चौरी कांड और जो है काकोरी डकैती, ये 2-3 पॉइंट जो है इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। तो इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन जो एक्ट आया था 1919 का, उसी की जो है
स्थिति चेक करने आया था साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें जो है सभी सदस्य जो है वो गोरे थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे कि नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा कर करके समुद्र दांडी पहुँचे, साबरमती से दांडी, जहाँ पर इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गई। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, इसलिए जो है गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, और समझौते के बाद जो है अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वो भाग लेने जाएंगे। अब उसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 31 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ, क्योंकि अंबेडकर जी जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, जिससे गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और जो है वो पूना के यरबदा जेल में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद जो है 1932 में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और पृथक जो है आरक्षण पर बात जो है वो बन गई कि आरक्षण जो है और बढ़ा दिया जा रहा है दलितों के लिए। वेलिंगटन के समय ही दिसंबर 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1 अगस्त 1933 में गांधी जी ने फिर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जब वहाँ से लौट करके आए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ दूसरे वाले में, तो फिर से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 शुरू किए। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला आया था, इसी के समय में पारित हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, 36 से 44 तक इनका कार्यकाल रहता है। भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों में इनका कार्य जो है सबसे लंबा था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला आम चुनाव जो 36-37 में हुआ था, वो 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और 2 में जो है वो समर्थन से सरकार बनाई थी। तो कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन भारत में आया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था, इसलिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ये लोग शुरू कर दिए थे इस कारण। फिर उसके बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं, जिनके शिमला समझौता होता है 1945 में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, तो इसमें बहुत भीषण जो है मारकाट हुई, सांप्रदायिक बहुत सारे दंगे हुए। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक होता है। वायसराय माउंटबेटन ने एक प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा यानी पाकिस्तान की संविधान सभा ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये यहाँ तक गवर्नर जनरलों का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया।
काफ़ी महत्वपूर्ण था। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। अब इसको एक दो बार पुनः जो है आप रिवाइज करिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार जो है वो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इसके बाद जो आएगा वो कांग्रेस के उदय में सहायक कारण। तो कांग्रेस के उदय में सहायक कारण कौन कौन से थे, इसका उदय कैसे हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो प्रथम चरण का आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।